ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हमने पोलियो वायरस लास्ट वीडियो में कवर किया है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो ये वीडियो बेसिकली मैंने रेबीज़ वायरस के ऊपर बनाई है, लेकिन इसमें हम जो उसकी चीज़ें रह गई थी पहले वो कवर अप कर लेते हैं। हमने क्लिनिकल स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था पोलियो वायरस का, कि जो पोलियो अगर वायरस कभी इन्फेक्ट करते किसी इंडिविजुअल को, तो उसका जो हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं वो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होते हैं, कि वो बहुत एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो उसका जो एक स्पेक्ट्रम है वो वेरी करता है फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस एंड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। हमें चार इसके सिम्टम्स करने हैं, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन मोस्टली यही होती है, मोस्टली बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक ही होती है। 90-95% केसेस में ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स आगे नहीं जाता, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस वायरस आइसोलेट कर सकते हैं या एंटीबॉडी टाइटर हमें मिल सकता है रेस्ट, लेकिन इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होंगे उस पेशेंट में, पर वो इन्फेक्टेड होगा वायरस से, ठीक है। सेकंड इज अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में बेसिकली जैसे प्रोड्रोमल सिम्टम्स आ रहे हैं, या जिसे कहते हैं कि वेग से सिम्टम्स आते हैं, लाइक फ्लू, हेडेक हो रहा है, फ्लू है, हेडेक है, फीवर है, और पेशेंट रिकवर कर भी जाता है। इसमें भी अगेन क्या होगा कि वायरस आइसोलेट हो सकता है और एंटीबॉडी टाइटर राइज मिलेंगे। इसके अलावा कोई मतलब स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिलेगा हमें पोलियो का, ठीक है। थर्ड इज नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। नॉन पैरालिटिक में मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स आएंगे, इसको हम मेनिंजिज्म भी कहते हैं। मेनिंजिज्म बेसिकली हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगी, और फीवर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमें कहते हैं 2 से 10 दिन में ये क्योर का जाता है, ठीक है। और इसमें कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। कोई सिम्प्टोमेटिक मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स भी कहते हैं। देन फोर्थ इज एक्चुअल पोलियो विच इज़ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस जस्ट 0.5% ऑफ द इंडिविजुअल्स को ही इफेक्ट आ रहा होता है, और इसमें स्टार्ट तो नॉन पैरालिटिक पोलियो की तरह ही होता है, कि हेडेक है, फीवर है, और फ्लू है इस तरह, और थ्रोट पेन है, जस्ट वो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन बाद में ना इफेक्ट वीकनेस शुरू हो जाती है, वन और मोर मसल्स ग्रुप की वीकनेस शुरू होगी, एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ठीक है। यही हमने जो AFP कहते हैं वहाँ तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, तो यहाँ पर हम एसिमेट्रिक की बात करें, एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। और साथ में हम ये देखेंगे कि उसको हिस्ट्री ऑफ फीवर भी होगा, पैरालिसिस के साथ उसको फीवर भी शुरू होगा। इससे हम हमारे माइंड में DD आएगा कि अगर पैरालिसिस हुआ था, फीवर भी था, तो इट कुड बी पोलियो, राइट। टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हुए होंगे। अगर हमने रेबिस पढ़ना है तो हम रेबिस में ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हुए होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिव होता है, जबकि इसमें हमें टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश एब्सेंट मिलेंगे। सेंसेशंस इंटैक्ट होंगे, मतलब मोटर सिस्टम का लॉस ऑफ सेंसिटिव सिस्टम इंटैक्ट है। और हमें ट्राइपॉड साइन मिला। ट्राइपॉड साइन क्या होता है कि पेशेंट ठीक से बैठ नहीं सकता, तो वो ना अपने हाथों को बैक मतलब पीछे बेड के ऊपर रख के सपोर्ट करता है ना, बैक के पीछे बेड के ऊपर रखता है हाथों को, तो एक ट्राइपॉड से साइन बन जाता है। तो दैट इज़ पैथोग्नोमिक फॉर पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है, मेनिंजिज्म लाइक सिम्टम्स, ठीक है। जिस मेनिंजिज्म हम कहते हैं हेडेक और नेक स्टिफनेस को, जिसमें मेनिंजल इरिटेशन होती है, बट मेनिंजल इन्फेक्शन नहीं होती इटसेल्फ, ठीक है। इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जस्ट इरिटेशन होती है। और पैरालिटिक हमने देख लिया कि उसमें टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस्ट या एब्सेंट, लॉस्ट या वीकेंड होंगे, एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, हिस्ट्री ऑफ फीवर होगा, और वीकनेस होगी मसल ग्रुप्स की, और ट्राइपॉड साइन बनेगा। ये हो गया। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी करनी थी कि ना इसकी सर्वेलेंस हम किस तरह से करते हैं। तो उसकी मैंने आपको सर्वेलेंस एक्सप्लेन की भी थी लास्ट वीडियो में, कि एक एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्वेलेंस होती है, इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस होती है, वो तो सर्वेलेंस की बात होगी। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन की अवेलेबिलिटी, यही इसकी प्रिवेंशन टाइप है। ये कुछ चीज़ें रहेगी तो मैंने इसमें कवर करवा दी हैं आपको। अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है दैट इज़ रेबीज़ वायरस, ठीक है। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, एज ए टोल्ड यू कि ये, अच्छा आई डिड नॉट टेल यू, एक्चुअली मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, मैंने वो अपलोड नहीं की। अच्छा, रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये होता है ड्यू टू वायरस लिसा वायरस टाइप 1। लिसा वायरस इज़ बेसिकली बिलोंगिंग टू द वायरस रेप्टोविरिटी सेरोटाइप 1, और लिसा वायरस टाइप 1 से ये हो रहा है। और इसमें 2 वायरस की टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रीट वायरस, और एक को हम कहते हैं फिक्स्ड वायरस। ये रेबीज़ वायरस की टाइप है। स्ट्रीट वायरस वो होता है जो हमें रेबिड एनिमल्स में पाया जाता है, जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन्स को, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 20 to 60 डेज़। फिक्स्ड वायरस वो जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं बाय इंजेक्टिंग द वायरस इंट्रासेरेब्रली इनटू द सूटेबल एनिमल्स। और इसमें ये होता है कि फिर उस वायरस को एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट कराते हैं, और उसका विद ईच प्रोग्रेशन उसका जो होता है ना, वो इंक्यूबेशन पीरियड वो मॉडिफाई होकर 20 to 60 डेज से 4 to 6 डेज़ पर आ जाता है, ठीक है। अब हम फिक्स वायरस बना के उन्हें, इसका रीज़न ये होता है कि हम इसको ना रेबीज़ वायरस एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बस ये बताना चाहिए। अच्छा, फिर हमने जैसे अब अभी पोलियो के सिम्टम्स देखे हैं कि उसका एक स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स आ रहा है, उसी तरह ना इसके भी स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसके स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है। उसका जो स्पेक्ट्रम था ना, इसके स्टेजेस है, मतलब वन स्टेज लीड्स टू द अदर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी कहते हैं, जैसे उसके थे पोलियो के। उसमें क्या हेडेक है, मेलेस है, सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर, और पेन ऑन टिगलिंग होगी ऑन द साइड ऑफ बाइट। पेन ऑन टिगलिंग से मतलब मुराद ये है कि सेंसरी डिफेक्ट आ रहा होगा उसमें, ठीक है।
देन द सेकंड फर्स्ट स्टेज वाज द प्रोड्रोमल सिम्टम, सेकंड स्टेज इज द एक्साइटेशन फेज। एक्साइटेशन फेज में हमने 4 सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट देखनी है। एक तो सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है, फिर मोटर सिस्टम इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट और मेंटल चेंजेस है। सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में ये है कि एरोफोबिया फेयर ऑफ एयर, ठीक है, उस हवा से भी फोबिया हो जाएगा। इंटॉलरेंस ऑफ ब्राइट नॉइज़, ब्राइट लाइट, इसीलिए ना इसकी हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि उसको हम आइसोलेटेड रखते हैं एक पर्टिकुलर कमरे में, जहाँ पे उसको ना हवा आए, ना ब्राइट लाइट हो, ना शोर शराबा है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि सेंसरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा था, एरोफोबिया हो रहा होता है, इंटॉलरेंस टू नॉइज़, ब्राइट लाइट। सेकंड सिस्टम अफेक्ट होता है वो मोटर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाते होते हैं इन कंट्रास्ट टू पोलियो वायरस, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस और मसल स्पैज़म होगा। सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, डायलेटेशन ऑफ पीपल्स नजर आएगी, इंक्रीज पर्सपिरेशन, इंक्रीज सलिवेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन। मतलब ऑल्दो ये सिंपैथेटिक सिम्टम्स नहीं है, लेकिन स्टिल हम उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि डायलेटेशन होगी, इंक्रीज पर्सपिरेशन, इंक्रीज सलिवेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन। मेंटल चेंजेस में क्या आएगा, फियर ऑफ डेथ, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 एक्साइटेशन फेज के सिम्टम्स हमने पढ़े। सेंसरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, मोटर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट और मेंटल चेंजेस। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया बहुत है ना पैथोग्नोमिक है फॉर रेबीज वायरस। उसमें ये होता है कि एनी अटैम्प्ट टू स्वालो लिक्विड बिकम्स अनसक्सेसफुल, और एट द लेटर स्टेजेस में ये भी हो जाता है कि साउंड या साइट ऑफ वाटर से भी उसको डिग्लूटेशन मसल्स के स्पैज़म शुरू हो जाते हैं। वेरी, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इसकी 2 से 3 दिन तक ही है। स्टेज ऑफ पैरालिसिस एंड कोमा, ये आखिरी स्टेज है और ये डेफिनेटिव स्टेज है। इसमें यही होता है कि या तो डिग्लूटेशन मसल की पैरालिसिस से ही डेथ हो जाएगी, या फिर लेटर स्टेज में एक सेपरेट स्टेज में उसको कन्वल्जन्स होंगे और पैरालिसिस होगा और कोमा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रोड्रोमल सिम्टम पढ़े, एक्साइटेशन फेज़ के 4 सिस्टम डिस्कस किए, और हाइड्रोफोबिया देखा, और स्टेज ऑफ पैरालिसिस एंड कोमा, ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेबीज़, ठीक है। देन ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट इसका बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं। रेबीज़ की प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली रेबीज़ वैक्सीन होती है जो हमने वहाँ पर बनाने की सीखी है फ्रॉम द फिक्स्ड वायरस, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी ना डिफ़िकल्ट सी चीज़, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। एक तो ये कि 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल होती है रेबीज़ के लिए। एक है नर्वस टिश्यू वैक्सीन, ठीक है, जो जैसे हमने इंट्रासेरेब्रली देखा था कि वैसे बन रही होती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू वैक्सीन, एंटीवी, डक एम्ब्रियो वैक्सीन, डीईवी और सेल कल्चर वैक्सीन। सेल कल्चर वैक्सीन बेसिकली ह्यूमन डिप्लॉयड सेल से होती है, जो हमारे फेब्रोब्लास्ट होते हैं उसमें ग्रो कराते हैं वायरस को और वहाँ से ड्राइव करते हैं वैक्सीन। और नॉर्मली हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन HDCV यही लगा रहे होते हैं पेशेंट्स में, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। तो नर्वस टिश्यू वैक्सीन, डक एम्ब्रियो वैक्सीन एंड सेल कल्चर वैक्सीन CCV, सेल कल्चर वैक्सीन या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन HDCV, नाम बताना चाहिए। अच्छा, देन हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहिए कि डेफिनेटली हमें पता है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है बिकॉज वार्म ब्लड जो एनिमल्स ज़्यादा रेजर्वर्स, उनके सलाइवा में ये सिक्रीट होता है, उनके बाइट से हमें होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है वायरस। इसके अलावा मतलब एरोसोल से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, जस्ट बाइट से नहीं होता, ये एरोसोल से भी ट्रांसमिट हो सकता है। हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि या मैं सिर्फ बताती हूँ आपको। एक तो वैक्सीन टाइप देख ली, हम कैटेगरीज करते हैं कि बाइट की या डॉग्स के साथ या किसी, नॉर्मली हम डॉग्स को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली हम डॉग्स में रेबीज़ को देख रहे होते हैं, तो हम कैटेगरीज बनाते हैं उनके साथ इंटरेक्शन की कि कौन सी कैटेगरीज में हमें एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कौन सी कैटेगरीज में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्ट करनी पड़ती हैं इस पेशेंट में। तो उसकी जो कैटेगरी 1 है ना, कैटेगरी 1 में ये है कि बस आपने डॉग्स को या किसी भी एनिमल को टच किया है, उसको फीड किया है और उनके लिक्स आए आपके इंटैक्ट स्किन पे, टचिंग, फीडिंग, लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन। इसमें आपको किसी भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं होती। पोस्ट एक्सपोजर हम उसको कहते हैं जब मतलब बाइट हो जाए या मतलब ना अपने एक्सपोज हो गए किसी एनिमल से, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप जस्ट फीडिंग है, लिकिंग है और अनब्रोकन स्किन पे उसकी लिकिंग है और टचिंग है एनिमल को, ठीक है। कैटेगरी 1 में नो प्रोफिलैक्सिस नीडेड। कैटेगरी 2 में क्या आता है, निबलिंग है, मतलब उसने छोटे छोटे बाइट्स की हैं आपकी स्किन पे, ठीक है, स्क्रैचेस की हैं और एब्रेशंस हुए हैं विदाउट ब्लीडिंग। एब्रेशंस, स्क्रैचेस एंड निबलिंग, निबलिंग, स्क्रैचेस एंड एब्रेशंस विदाउट ब्लीडिंग, इसको कैटेगरी 2 कहते हैं। कैटेगरी 2 में हमें इमीडिएट वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, ठीक है, जो हमने पीछे वैक्सीन पढ़ी भी है ना, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, उस वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और साथ में लोकल ट्रीटमेंट करने वोंड को क्लीन करना चाहिए। और क्लीन हमें ऐसे करना होता है कि तो वाटर से क्लीन करना होता है, फिर हमने उसको सोप से क्लीन करना होता है, फिर हमने उसको उसके ऊपर अल्कोहल और टिंचर ऑफ आयोडीन लगाना होता है। लेकिन हम इसको सुचर नहीं करते। सुचर क्यों नहीं करते? ताकि जो वहाँ से, ताकि जो वायरस है वहाँ से वॉश आउट होता रहे, ताकि वायरस हमारे नर्व एंडिंग्स, हम उसको अगर हम उसको सुचर कर देंगे तो हम वायरस को एक तरह से इंक्लोज कर रहे हैं ना अंदर, या हम खुद अपने को ट्रैप कर रहे हैं वायरस के साथ, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ना उसको सुचर नहीं करेंगे, हम तकरीबन 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे बिफोर सुचरिंग दैट साइट, ठीक है। तो कभी भी रेबीज़ का अगर सस्पेक्शन हो तो हम उस साइट को सुचर नहीं करते, ये बात बताना चाहिए, ठीक है। और पूछ भी सकते हैं आपसे वाइवा में कि सुचर क्यों नहीं करते, ताकि मतलब अगर वायरस प्रेजेंट है तो वो नर्व एंडिंग्स तक रीच ना करे और
मतलब ताकि हम उसको इंक्लोज ना कर दें ना अपनी बॉडी में, ताकि वो वॉश आउट भी होता रहे। ये इसकी रीज़न है, ठीक है। तो हमने लोकल ट्रीटमेंट करना है वूंड का, और हम कभी भी ना किसी भी कॉटरी मटेरियल से उसको वॉश नहीं करता, लाइक एसिड वगैरह से वॉश नहीं करेंगे उस वूंड को, क्योंकि उससे अगेन क्या होगा, वो साइड क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन वायरस अंदर ही फंस जाएगा, मतलब ट्रैप हो जाएगा। आई मीन दैट्स नॉट गुड फॉर अस आइदर, नीदर फॉर द वायरस, आई थिंक इट्स गुड फॉर द वायरस, सॉरी। अच्छा, तो इमीडिएट वैक्सीनेशन करेंगे उस पेशेंट की अगर एक्सपोजर हो गया और इस तरह का एक्सपोजर हुआ, ठीक है, कैटेगरी 2 का एक्सपोजर हुआ तो फ़ौरन वैक्सीनेशन करेंगे, साथ में लोकल ट्रीटमेंट देंगे वुंड को। कैटेगरी 3 में हमने क्या किया कि सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स हैं या स्क्रैचेस हैं, ठीक है, और ब्रोकन स्किन के ऊपर लिक्स हैं, ब्रोकन स्किन के लिक्स आ गए, ट्रांसडर्मल बाइट्स एंड स्क्रैचेस हैं, और कंटामिनेशन हो गई है द बैट्स में, मतलब कुछ भी, मतलब ये बाइट्स और ट्रांसडर्मल बाइट्स और ब्रोकन स्किन पे लिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी 3 कहते हैं। इसमें हमने ना सिर्फ वैक्सीनेशन करनी है, साथ ही साथ ना वैक्सीनेशन क्या होती है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है ना, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है कि आप डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं। हमने इमीडिएट वैक्सीनेशन भी करनी है, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन भी, मतलब हमने पैसिव और एक्टिव दोनों इम्यूनाइजेशन करनी है, साथ में हमने ट्रीटमेंट ऑफ वुंड करना है। तो ये होगी कैटेगरीज ऑफ रेबीज़ बाइट, ठीक है, बाइट की कैटेगरीज होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका हम लोग वो रेजिमेंट क्या फॉलो करते हैं ये देने के लिए। अगर हम लोग दे रहे हैं सेल कल्चर वैक्सीन, मोस्टली हम ये देते हैं, सेल कल्चर वैक्सीन देते हैं, ये प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन देते हैं। 1 ml की डोजेज होती है। अगर IM देंगे तो 1 ml की डोजेज होगी, अगर हम इंटरडर्मली देंगे तो 0.1 ml की डोजेज होगी। और नॉर्मली ना हमारी कंट्री में सिंस वी आर लिविंग इन पूर कंट्री, तो यहाँ पर हम मोस्टली कम डोज देने की वजह से इंटरडर्मली इंजेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि ये IM देनी चाहिए 1 ml IM डेल्टॉइड मसल में देते हैं, और इसकी रेजिमेंट होती है। अब देखिए एक मतलब एक में उसी का फिगर ऐड करते हैं तो उसका रेजिमेंट बन जाएंगे 0, 3, 7, 14, 28, 5, इसको 5 डोज रेजिमेंट भी कहते हैं, और देन बूस्टर डोज लगती है 90th डे पे। तो ये है सेल कल्चर वैक्सीन या डक एम्ब्रियो वैक्सीन का रेजिमेंट, ये पता होना चाहिए। एक मैंने बोल दिया क्या हमने करनी है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगी। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, सॉरी पहले उल्टा बोल रही थी। पैसिव इम्यूनाइजेशन में डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, जिसमें एंटी रेबीज सीरम होता है। एंटी रेबीज सीरम हमने कहाँ पर इंजेक्ट करना है, बाइट साइट ऑफ बाइट पे इंजेक्ट करना है, ठीक है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो वायरस है वो सेल्फ वहाँ से स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है, वहीं पे किल हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगी, पैसिव इम्यूनाइजेशन होगी। थर्ड चीज़ हम जो करते हैं, बात करते हैं, हम करते हैं पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट की ना, हु हैव बीन वैक्सीनेटेड प्रीवियसली। मतलब ये तो हमने रेजिमेंट तब फॉलो करनी है ना, ये वाली कि जब पहले वैक्सीनेट हुआ ही नहीं हुआ पेशेंट। व्हाट इफ़ दैट पेशेंट हैज़ ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड बिफोर, फिर हम क्या करेंगे। और वैक्सीनेट होना भी किस तरह चाहिए कि उसको कंफर्म हो के वैक्सीनेट हुआ है, कंफर्म हो। अच्छा, हम ना हाई रिस्क पेशेंट में इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, यूसी इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अगर वो पहले हो चुका है ना, अगर पहले वो प्री एक्सपोजर अगर वो प्रोफिलैक्सिस की हो चुकी है, लाइक वेटरनेरियन है या एनिमल हैंडलर है जिसको ऑलरेडी रिस्क था कि उसमें रेबीज़ हो सकता है, तो उसने क्या कि उसने पहले खुद को वैक्सीनेट करवा लिया। उसमें हम मोस्टली सेल कल्चर वैक्सीन दे रहे होते हैं, ठीक है। उसका अगेन 1 ml है तो IM होगा, 0.1 इंटरडर्मल लेना तो 0.1 ml होगा। और अगर आपने प्री एक्सपोजर करनी है तो प्री एक्सपोजर हमें जस्ट 3 डोजेज देनी होती हैं, 3 डोजेज देनी होती है। वो भी तब अगर एंटीबॉडी टाइटर लेस दैन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, ठीक है। अगर लेस दैन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट IU पर ml है तो उसमें हम 3 डोजेज देंगे, 0th डे पे, 7th डे पे, 28th डे पे। आपने नहीं कन्फ्यूज़ नहीं करना, जो एक्चुअल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, सॉरी हाँ, जो एक्चुअल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है वो 5 दिन की है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। ये हम प्री एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, जो हम हाई रिस्क लोगों को दे रहे हैं, हम 3 डेज़ का रेजिमेंट फॉलो करें, ठीक है, 0, 7 और 28 डे पर। और अगर 0.5 ml से कम का टाइटर है, अगर 0.5 ml से ज़्यादा का टाइटर है तो फिर आई थिंक हम जस्ट 2 डोजेस देते हैं। अच्छा नहीं, हमने इन आइदर केस 3 दिन का ही देना है, 3 दिन की रेजिमेंट फॉलो करनी है। और अगर वो कह रहे हैं 0.5 इंटरनेशनल यूनिट से कम का टाइटर है तो हम बूस्टर डोज भी दे देंगे 1 मंथ आफ्टर द 3rd इंजेक्शन, मतलब दूसरे महीने के एंड पे तकरीबन, ठीक है। ये होगी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अब अगर ये उस पेशेंट में हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम पहले हमने 1 महीने बाद देने, फिर हम हर 2 साल बाद भी उसको बूस्टर डोज लगाते रहेंगे। तो अगर ये उसका ये रेजिमेंट वो फॉलो कर रहा है, इस बाइट के 2 साल के अंदर अंदर उसने ये रेजिमेंट फॉलो किया हुआ है, मतलब कि उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो फिर उसको ये वाला रेजिमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ये वाला रेजिमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा, 3 IM डोजेज लगवाएगा 0th, 3rd और 7th डे पे, ठीक है। अगर टाइटर लेस दैन 0.5 है और अगर टाइटर मोर दैन 0.5 है तो जस्ट 2 डोज लगाएगा 0 और 3rd डे पे।
इसलिए मैं कहती हूँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग बातें बहुत ज़्यादा हैं कि जो एक्चुअल जो रेजिमेंट था वो 5 दिन का था। अगर पहले वैक्सीनेट नहीं हुआ, बाइट हुआ है, और बाइट कौन सी कैटेगरी का, सेकंड या थर्ड कैटेगरी बाइट है, तो ये कर लिया, सीरम भी लगा लिया। और अगर उसका पहले प्रोफिलैक्सिस हो चुका है, प्री एक्सपोजर ही करवा चुके, तो वो पहले करवाते कैसे, ये भी देख लेते हैं कि वो 3 दफ़ा कराना, 0, 7 एंड 28 डे पर, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा कराना है अगर उसमें एंटीबॉडी टाइटर 0.5 से कम है, और साथ में हर 2 साल बाद उसमें लगवाते रहना है। ये हो गया प्री एक्सपोजर की बात। और अगर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड पर्सन में हुआ है बाइट, तो फिर क्या करेंगे, ये मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ, ये पूछा जाता है वाइवा में भी और एससीक्यू में भी, ठीक है। अब अगर उसका पहले हुआ हुआ है तो हम एक तो 3 IM डोजेज़ लगा सकते हैं 0, 3 और 7 डे पे, या फिर अगर 0.5 से हमें ज़्यादा टाइटर मिल रहा है तो 2 डोजेज़ तो लगाने 0 और 3 डे पे, फिर 5 की ज़रूरत नहीं, फिर 3 और 2 की ज़रूरत है, बस ये पता चलना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमसे ना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की ना 2 रेजिमेंट्स पूछते हैं, उनका नाम है एसन रेजिमेंट और ज़ैरब रेजिमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, एसन रेजिमेंट वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5 डोज लगाने हैं 0, 3, 7, 14 और 28 डे पर, ठीक है। और देन हमें कोई डोज लगा सकते हैं, नहीं और डोज नहीं लगा सकते, हाँ बूस्टर डोज लगा सकते हैं 90th डे पे, ठीक है, वो बताना चाहिए। बस ये हो गया, यही एसन रेजिमेंट और ये हम फॉलो कर रहे थे मोस्टली। सेकंड है ज़ैरब रेजिमेंट को हम, ये 5 डोज रेजिमेंट है, ये 4 डोज रेजिमेंट, 4 डोज है तो उसमें 10 पहले डे पे 2 इंजेक्शन लगा लेते हैं। 2 डोज लगाते हैं फर्स्ट डे पर दोनों डेल्टॉइड में, ठीक है, ऑन ईच डेल्टॉइड, और फिर 1 डोज लगाते हैं 7 और 21 डेज, और ये बन जाएगा 0, 7 और 21। पीछे हमने पढ़ा था प्री एक्सपोजर में 0, 7 और 28, रिमेंबर, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद कहा था कि हम फिर 2 साल बाद 1 महीने बाद दोबारा लगाएंगे, 0.5 से कम है, फिर 2 साल बाद लगाते रहेंगे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। रेजिमेंट्स होगी, आई होप इट वॉज ईजी, राइट। अच्छा, बात ख़त्म। अब हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी रहेगी इसमें वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आसान सा ही है। ट्रीटमेंट में यही है कि उस पेशेंट को एरोफोबिया हो रहा है, ब्राइट लाइट फोबिया हो रहा है, तो उसको क्वाइट रूम में रखें, प्रोटेक्टिव फ्रॉम एनी स्टिमुलाई, ब्राइट लाइट, नॉइज़, कोल्ड एयर, रिलीव करें एंजाइटी एंड पेन बाय सेडेटिव्स, ठीक है। अगर स्पास्टिक मसल कंट्रैक्शन हो तो क्लोराइड लाइक एक्शन ड्रग देंगे, ठीक है। और इंश्योर करें हाइड्रेशन को, डायूरेसिस को। इंटेंसिव थेरेपी देनी पड़ सकती है अगर रेस्पिरेटरी या कार्डियक सपोर्ट की ज़रूरत है उस पेशेंट को, ठीक है। तो क्वाइट रूम में रखना चाहिए उसको, डायलिसिस और हाइड्रेशन करानी चाहिए, प्रॉपर एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए सेडेटिव्स दें, मसल स्पैज़म हो तो क्लोराइड लाइक ड्रग्स दें, डायलिसिस हो तो हम देख लिए, और इंटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत है तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो हम एक बार देख लेते हैं, फिर भी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, नहीं यही इंपॉर्टेंट बातें थी बस। सो सी आई एम सिटिंग हियर विद अ व्यू। एनीवे, तो या दैट वाज ऑल अबाउट द रेबीज़। आई नो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट आई होप कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।